GIS 38 के MCQs की डिस्कशन। जी उधर कोई सवाल पूछ रहे हैं, शायद ब्लिंक कर रही है स्क्रीन, उधर जाके देख लें। मीनवाइल आप ऐसा करें, पेज 41 पे आएँ, MCQ नंबर 22 पढ़ें IS 38 का। और कोई नहीं, स्क्रीन नज़र नहीं भी आ रही, आवाज़ आ रही है, फ़िलहाल कोई ऐसी लिखने वाली चीज़ें नहीं है, मैं पढ़ रहा हूँ। उधर स्क्रीन सही, उधर जाके स्क्रीन सही करवाएं पहले। अच्छा भाई, MCQ 22 पढ़ें यार, छोड़ें स्क्रीन की तरफ, स्क्रीन वैसे भी सेहत के लिए ख़तरनाक है। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको जल्दी जल्दी फारिग करते रहें। कंप्यूटर हार्डवेयर एंड रिलेटेड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि इंटेग्रल पार्ट है कंप्यूटर का, तो ये सारा का सारा कहाँ जाएगा? IS 16 में। तो ऑप्शन ए टिक करेंगे, क्योंकि ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर के अलावा कंप्यूटर हार्डवेयर चल नहीं सकता, इसलिए ऑप्शन नंबर ए टिक कर लें। MCQ नंबर 21 भाईजान, ये समझने वाला है, 22 तो आसान था, ज़रा समझने वाला है। एन एंटिटी परचेज्ड पेटेंट ऑफ इट्स प्रोडक्ट ए इन 2014 फॉर 20 साल। कितने साल के लिए पेटेंट बाय किया? 20 साल के लिए। अबू बकर नजर आने लगे उधर? अच्छा, इन 2019 में द एंटिटी परचेज्ड पेटेंट ऑफ अ कंपीटिंग प्रोडक्ट फॉर 20 ईयर्स। रुक जाएं, पहला पेटेंट कब खरीदा है? 2014 में। कितने साल के लिए? बातें बड़ी आसान सान सी हैं, हल्का सा फोकस चाहिए। दूसरा पेटेंट कब खरीदा है? 2019 में। एंटिटी परचेज्ड पेटेंट ऑफ अ कंपेटिटर ऑफ अ कंपीटिंग प्रोडक्ट, ये कोई और है। द एंटिटी परचेज्ड पेटेंट ऑफ अ कंपीटिंग प्रोडक्ट फॉर 20 ईयर्स। अबे तूने अपना पेटेंट खरीदा हुआ था 20 साल के लिए 2014 में, 2019 में तुम्हें क्या तकलीफ हुई कि तुम किसी और का 20 साल के लिए पेटेंट खरीद लो? कहते हैं टू एलिमिनेट द कंपटीशन फॉर प्रोडक्ट ए। कहते हैं कंपेटिटर मुझे बड़ा तंग कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कंपटीशन ही बंद कर दो, मार्केट से उन्हीं को खरीद लो जो हमें तंग करते हैं। तो कहते हैं उन का पेटेंट हमने खरीद लिया जो हमारे कंपेटिटर थे। अब जरा बात गौर से सुनिए, हमारा 2014 का पेटेंट कितने साल के लिए? हमें कोई कंपेटिटर तंग कर रहा था, कंपटीशन बड़ा टफ टाइम दे रहा था, हमने उसको उल्टा खरीद ही लिया। 2019 में उसका पेटेंट, 19 से ऑनवर्ड्स उसकी लाइफ कितने साल है उस पेटेंट की? हाउएवर द एंटिटी डज नॉट इंटेंड टू मैन्युफैक्चर द कंपीटिंग प्रोडक्ट। लेकिन वो जो दूसरा पेटेंट हमने खरीदा उससे चीजें बनाना हमारी नीयत नहीं है कि उससे ऐसी चीजें बनाने लग जाएंगे, ये हमारा प्रोग्राम कोई नहीं है। द कॉस्ट ऑफ परचेजिंग द सेकंड पेटेंट शुड बी एक्सपेंस। नहीं 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 यार, ये तो इंटेंजिबल है, दूसरा वाला भी इंटेंजिबल है, इसको एक्सपेंस में नहीं डालना चाहिए। शुड बी कैपिटलाइज्ड ओवर 20 ईयर्स और शुड बी कैपिटलाइज्ड ओवर 15 ईयर्स, ये जरा मुझे बता दें। अच्छा भाईजान, मैंने मकसद जो है दूसरे पेटेंट का अंडरलाइन कर दिया है। दूसरे पेटेंट का मकसद मैं बड़ा बड़ा करके आपके लिए दोबारा अंडरलाइन कर दूं। टू एलिमिनेट कंपटीशन ऑफ प्रोडक्ट ए एंड वी डू नॉट इंटेंड टू मैन्युफैक्चर द कंपीटिंग प्रोडक्ट। दो बातें इसने की और दोनों एक ही मतलब है दोनों बातों का, और बड़ी स्ट्रांग बातें हैं। कहते हैं नया जो पेटेंट है उससे मेरा बिल्कुल इरादा नहीं है मैं प्रोडक्शन करूंगा, ये उसने हाउएवर के आगे बात की। और दूसरी बात उसने ये की कि जो नया मैंने पेटेंट खरीदा है उससे मेरा मकसद सिर्फ कंपटीशन खत्म करना है। अब मुझे बताएं, मैंने अपनी प्रोडक्ट 14 में खड़े होकर अगर 20 साल बनानी थी तो 14, 15, 16, 17, 18, 19 में खड़े होकर मैंने अपनी प्रोडक्ट बकाया कितने साल बनानी है? अब मुझे बता दें, नया पेटेंट कितने साल कंपटीशन को रोकेगा? 15 साल। क्योंकि नया पेटेंट से मैंने तो खुद नहीं बनाना, अगर नया पेटेंट खरीद के मैं कोई खुद प्रोडक्ट बनाता तो फिर तो 20 साल होता, लेकिन मेरा मकसद इससे सिर्फ क्या है? प्रोडक्ट ए का कंपटीशन रोकना, और प्रोडक्ट ए मैंने 15 साल बाद बनानी बंद कर देनी है। तो इस वजह से बता दें मैं किसने साल पे अमोर्टाइज करूं? 15 साल के ऊपर, ये ऑप्शन टिक करेंगे। कैपिटलाइज्ड एंड ओनली असेस्ड फॉर इंपेयरमेंट एट ईयर एंड। भाईजान ये तो इंडेफिनेट लाइफ वाले होते हैं, कैपिटलाइज्ड एंड ओनली असेस्ड फॉर इंपेयरमेंट, ये तो इंडेफिनेट लाइफ वाले होते हैं, इनकी तो लाइफ गिवन है।
तो ये बात भी गलत है। ऑप्शन सी 20। अच्छा 20 की तरफ मैं बाद में आता हूँ, पहले ज़रा 19 कर लें, थोड़ी सी रनिंग में आ जाए बंदा, फिर 20 की तरफ आएंगे। व्हाट अमाउंट ऑफ P&L फॉर डेवलपमेंट कॉस्ट्स इंक्लूडिंग एनी अमोर्टाइजेशन फॉर द ईयर एंडेड 30 सितंबर 14। P&L में डेवलपमेंट कितनी जाएगी और अमोर्टाइजेशन कितनी जाएगी? यार P&L में डेवलपमेंट जाती होती है, बुरी वाली डेवलपमेंट, और अमोर्टाइजेशन कितनी जाएगी? डाउन लिमिटेड ओन्स अ फार्मास्यूटिकल बिजनेस विद अ ईयर एंड ऑफ 30 सितंबर 14। DL commenced the development of new drug on यकम जनवरी 15, यकम जनवरी 14 क्या शुरू हुई? डेवलपमेंट। रुपीज 40,000 पर मंथ वॉज इनकर्ड अंटिल द प्रोजेक्ट वॉज कंप्लीट ऑन 30 जून 14। प्रोजेक्ट क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। व्हेन द ड्रग वेंट इनटू इमीडिएट प्रोडक्शन, और साथ ही आपने उसे ड्रग बनानी शुरू कर दी, यानी कि कमर्शियल प्रोडक्शन जिसे आप कहते हैं। द डायरेक्टर बिकेम कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रोजेक्ट सक्सेस ऑन यकम मार्च 14। यकम मार्च 14 को देखें ऊपर स्क्रीन की तरफ, डायरेक्टर कॉन्फिडेंट हो गए। इसका मतलब है इससे पहले डायरेक्टर कॉन्फिडेंट नहीं थे, काम कर रहे थे लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं थे। आप बता दें जनवरी फरवरी को कहां डालूं? बुरी डेवलपमेंट P&L में। और मार्च अप्रैल मई जून कितने महीने? 4 महीने। इसको कहां डालें? अच्छी डेवलपमेंट। क्लियर? पढ़ लें दोबारा। डेवलपमेंट स्टार्ट ऑन यकम जनवरी 14, 40,000 पर मंथ वॉज इनकर्ड, और प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया 30 जून 14 को। व्हेन द ड्रग वेंट इनटू इमीडिएट प्रोडक्शन, इसका मतलब है ड्रग्स बनना शुरू हो गई, ये तो फैक्ट्री में बन रही होंगी। द डायरेक्टर बिकेम कॉन्फिडेंट ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन यकम मार्च 14, इसका मतलब यकम मार्च 14 से पहले डायरेक्टर कॉन्फिडेंट नहीं थे। आप बता दें जनवरी फरवरी की डेवलपमेंट को कहां डालें? वी आर वेरी लकी कि ये पर मंथ गिवन है, पर मंथ गिवन है। तो डेवलपमेंट का खर्चा कितना होगा जनवरी और फरवरी का? 80,000। और अमोर्टाइजेशन भी उसने निकालने को क्या है, मैं जरा नीचे करके ना कॉस्ट निकाल लूं। 40,000 का खर्चा पर मंथ है। जरा मुझे महीने बताएं जितने महीने पे कैपिटलाइज करनी है डेवलपमेंट। मार्च अप्रैल मई जून, मार्च अप्रैल मई जून, 4 महीने। 40,000 ज़रब 4, 1,60,000। ये कॉस्ट आ गई हमारे इंटेंजिबल की। अमोर्टाइजेशन कैसे निकालेंगे? 1,60,000। लाइफ देखनी पड़ेगी मेरे भाई, लाइफ इसकी 5 साल है। और ईयर एंड तो 30 सितंबर 14, कितने महीने? जुलाई अगस्त सितंबर, 3 महीने पे अमोर्टाइज कर दें। P&L में कितना जाएगा? अमोर्टाइजेशन भी जाएगी और बुरी वाली डेवलपमेंट भी जाएगी। नोट करने में 5 से 10 सेकंड लीजिएगा, ज्यादा नहीं, 7 नोट। डेट्स को अगर आप लिख लिया करें ना तो बड़ी आसानी हो जाती है, पता चलता है। डायरेक्टर कॉन्फिडेंट हो गए, इसका मतलब इससे पहले नहीं थे। $88,000। ओके नेक्स्ट। एट 30 सितंबर 2000, यार ये ना, ये बेस्ट सवाल है, सारे एमसीक्यूज में से बेस्ट है, बहुत अच्छी इसमें रिवीजन होनी है। इसमें मैं रिक्वायरमेंट भी बता दूं, जरा मेरे पास जगह खुली हो जाए। व्हाट शुड बी द कैरिंग अमाउंट ऑफ ब्रांड इन बैलेंस शीट एज एट 30 सितंबर 19। तो ईयर एंड कौन सा है मेरा? 30 सितंबर 19। उसमें बैलेंस शीट पे कितने पे जाएगा ब्रांड? क्लियर? अच्छा जी, एट 30 सितंबर 19, साल के आखिरी दिन, शाकिर लिमिटेड ट्रायल बैलेंस शोल्ड अ ब्रांड एट अ कॉस्ट ऑफ
30 million less accumulated amortization brought forward on Jakam October 8 of 9 million. बता दें ये accumulated amortization क्लोजिंग है या ये ओपनिंग है? ये ओपनिंग है. कॉस्ट दे दी और accumulated amortization दे दी. अच्छा, 30 सितंबर 19 को कहते हैं हमारे पास एसेट था 30 सितंबर 19. तो ईयर का स्टार्ट क्या होगा? यकम अक्टूबर 18. हमारे पास एक ब्रांड था जिसकी कॉस्ट थी 30 और इसकी ब्रॉड डाउन अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी थी? अमोर्टाइजेशन इज बेस्ड ऑन 10 ईयर लाइफ. वो ठीक है, अच्छी बात है. बता दें जी कॉस्ट कितनी थी ओपनिंग और अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन. कॉस्ट कितनी है ओपनिंग? 30. ओपनिंग अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन, ओपनिंग बुक वैल्यू 21. हमें क्लोजिंग बुक वैल्यू चाहिए. सवाल की रिक्वायरमेंट मैंने मिटा दिया. एन इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑन मिड ऑफ ईयर. अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का सेट इधर बन जाएगा. अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 महीने का सेट इधर बन जाएगा एग्जैक्ट मिड ऑफ ईयर में. तो हमने क्लास में जो इम्पेयरमेंट के सवाल किए थे वो हमने किए थे स्टार्ट ऑफ ईयर या एंड ऑफ ईयर पे. ये इम्पेयरमेंट कब है? एन इम्पेयरमेंट रिव्यू ऑन जकम अप्रैल कंक्लूडेड दैट. यार इम्पेयरमेंट टेस्ट को छोड़ें. आपको पता है इम्पेयरमेंट टेस्ट से पहले मुझे इस दिन की बुक वैल्यू चाहिए. इस दिन की क्या चाहिए? बुक वैल्यू चाहिए. मुझे आगे पढ़े बगैर, यानी कि यहाँ पे पढ़ना आप छोड़ दें, बस इससे आगे ना पढ़ें. मुझे आगे पढ़े बगैर बताएं कितने महीने बुक वैल्यू को और अमोर्टाइज करना पड़ेगा? 6 महीने. लेकिन मेथड तो स्ट्रेट लाइन यूज़ हो रहा है, बस 10 साल स्ट्रेट लाइन. तो अमोर्टाइजेशन अगर मैं रेड मार्कर से इधर निकाल दूं, ब्राउन मार्कर से, तो बुरा ना बनाइएगा. अमोर्टाइजेशन मैं निकाल देता हूं 30 डिवाइडेड बाई 10. लेकिन ये फैक्टर तो 1 साल की अमोर्टाइजेशन देगा. मुझे कितनों की चाहिए? 6 महीने की. 1.5. अब अगर आपके सामने मैं थोड़ा सा करके इसको कॉस्ट 30 लिखूं, क्योंकि ये 30 मैं उस 30 के आगे लिख रहा हूं कॉस्ट. और अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन आपको पता है मेरी ग्रो कर गई है. नोर डेड कितनी हो गई है? 10.5. तो बीवी कितनी हो गई? 19.5. ये ब्राउन से बीच में, जिसे मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूं, मैंने क्या निकाल दी? अमोर्टाइजेशन. ये तो ऐसे ही बीच में निकाल दी. कॉस्ट इधर की 30 आ गई, अकोमोलेटेड अमोर्टाइजेशन कितनी आ गई? 10.5. अभी मैं नोट करने दूंगा थोड़ा सा, जरा कॉन्सेप्ट. कैलकुलेटर अब पकड़ें. ये 19.5 बुक वैल्यू आ गई. किस दिन की? 31 मार्च 19 या यकम अप्रैल 19, जो मर्जी कह दें आप. अच्छा, अब मैंने एक वर्किंग करनी है माय डियर. वो वर्किंग क्या होगी? इम्पेयरमेंट लॉस का टेस्ट होगा. इसमें कंपेयर करूंगा बुक वैल्यू को. किससे करूंगा जी? रिकवरेबल अमाउंट से. बुक वैल्यू अल्लाह का शुक्र है मैंने निकालनी है. दैट इज 19.5. बुक वैल्यू इज 19.5. रिकवरेबल अमाउंट इज हायर ऑफ वैल्यू इन यूज और फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल. IS 41 में भी कॉस्ट टू सेल का लफ्ज़ यूज होता है. वैसे इधर भी कॉस्ट टू सेल हो रहा है. ओके जी, बताएं भाईजान. कंक्लूडेड एट ब्रांड हैड अ वैल्यू इन यूज ऑफ 12 मिलियन एंड अ रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ. यार इस बात को मुझे याद कराइएगा जब मैंने अगली अमोर्टाइजेशन निकालनी हुई. इस बात को मुझे याद कराइएगा जब मैंने अगली अमोर्टाइजेशन निकालनी हुई. एंड अ रिमेनिंग लाइफ ऑफ 3 years. However, on the same date, SL received an offer to purchase the brand for rupees 15 million. बताएं जी वैल्यू इन यूज कितनी है? 12. भाईजान ये रिवैल्यूएशन मॉडल नहीं है कि आप कहें किसी थर्ड पार्टी से ऑफर आ रही है तो मैं फेयर वैल्यू इग्नोर कर दूं. मैंने कहा था अगर किसी थर्ड पार्टी से ऑफर आ जाए तो रीवैल्यू नहीं करना. ये तो इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारे हैं. तो फेयर वैल्यू कितनी है? एक पार्टी ने फेयर वैल्यू लगा दी है ना, कितनी? 15. कॉस्ट टू सेल सवाल में गिवन नहीं है, तो फेयर वैल्यू माइनस कॉस्ट टू सेल 15. अच्छा जी, बाहर जवाब कितना आ गया? 15. अब प्लस माइनस के चक्कर में मैंने कहा था ना पढ़ें,
मुझे बता दें कि 19 सर या 5 की चीज को गिरा के किस पे लाने हैं, तो इंपेयरमेंट की जरूरत है या नो इंपेयरमेंट लॉस लिख 4.5 इंपेयरमेंट लॉस। ओके, अब आप मुझे बता दें मेरी रिवाइज्ड कैरिंग अमाउंट क्या हो जाएगी। रिवाइज कैरिंग अमाउंट 1 अप्रैल 2019 को मैंने तो रखा हुआ था कॉस्ट पे 30 पे, और मेरी तो अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन थी 10 पॉइंट, लेकिन इसके साथ एक एंट्री हुई अमोर्टाइजेशन डेबिट, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, अकामुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस, तो इसका मतलब है अकामुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस भी आ गया 4 पॉइंट। तो व्हाट इज रिवाइज्ड बीवी 15 इज माय रिवाइज्ड बुक वैल्यू। चलें जी, ये तो मैं अभी करूंगा, इसको मैं अभी पूरा करता हूं, ये आपने नोट करना है तो कर लें। रिवाइज कैरिंग अमाउंट 1 अप्रैल 19 की। मजे का था ना सवाल, ये मजे का था। अबू बकर आप भी। अच्छा आगे चलें। आप बता दें मैंने किस प्राइस को कितने सालों में खत्म करना है। 15 को कितने सालों में। अक्सर बच्चे ये सवाल पूछते हैं ये 3 साल कहां से आ गया भाईजान, सवाल में गिवन है, सवाल में गिवन है 3 साल। अब 15 मेरी 1 अप्रैल 19 को रिवाइज्ड बुक वैल्यू आ गई, इसको मैं रिमेनिंग लाइफ पे खत्म करूंगा। ये रिवाइज बुक वैल्यू नहीं थी, ये थी बुक वैल्यू बिफोर इंपेयरमेंट। असल में तो रिवाइज बुक वैल्यू अब सही वाली है जो मैंने साइड पे लिखी हुई है। अब मैं दोबारा पकड़ूंगा ब्राउन मार्कर, और ब्राउन मार्कर पकड़ के दोबारा जो है वो मैं आपके सामने अमोर्टाइजेशन निकालूंगा, लेकिन अब की बार 6 महीने की अमोर्टाइजेशन निकलेगी यूजिंग लाइफ ऑफ 3। तो 30 को नहीं पकड़ना, 15 डिवाइडेड बाय 3, लेकिन ये फैक्टर 1 साल की अमोर्टाइजेशन देता है, इंटू 6/12 2.5। अच्छा जी, अब आप मुझे बता दें 30/9 को अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन और अकामुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस बोलें जी, कॉस्ट बोलें कितनी है 30। अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन 10.5 पे पड़ी रही या ग्रो कर जाएगी 2.5, ग्रो कर जाएगी 2.5 से, तो 10.5 प्लस आधा 11 जमा 2 13, अकामुलेटेड अमोर्टाइजेशन 13, और इंपेयरमेंट 6 महीने में और दोबारा नहीं हुई, तो इंपेयरमेंट का वही बैलेंस रहेगा जो था, कितना 4.5। क्या जवाब आ गया। ये सवाल की रिक्वायरमेंट थी जिसको मैंने स्काई ब्लू से हाईलाइट कर दिया कि बैलेंस शीट में बताओ आपने कितनी वैल्यू लेके जानी है। अच्छा, थोड़ा सा जरा माइंड मेकअप करें, 1-2 मिनट पहले दे दें। इधर कॉस्ट और अमोर्टाइजेशन गिवन थी, 6 महीने की अमोर्टाइजेशन हमने ओरिजिनल लाइफ पे निकाल ली, फिर यहां पे हमने बुक वैल्यू निकाली, बुक वैल्यू को पकड़ के इंपेयरमेंट टेस्ट से गुजारा, वो आसान तरीका था, इंपेयरमेंट लॉस आ गया, तो इसका मतलब है अकमुलेटेड अमोर्टाइजेशन ही नहीं, इंपेयरमेंट लॉस भी माइनस होना चाहिए। अब 15 हमारे एसेट की कीमत है, इस 15 को कितने सालों में ख़त्म करना है, 3 सालों में।
तो लेकिन 3 से डिवाइड किया 1 साल की अमोर्टाइजेशन आ गई, 6/12 किया 6 महीने की अमोर्टाइजेशन। और इसमें से आपने कुछ नोट करना है तो देख लें। वो मैंने आपको कहा था IS-38 यूज़ करना बताऊंगा, अब बच्चे इतने कम आए हुए हैं, IS-38 क्लास आ जाए तो ठीक है। आप अब ये ना कहिएगा मुझे बोझ उठवा के ज़रूर लाना था। अच्छा, ऐसे भी होते हैं बच्चे। अब 17 जी, What amount will be charged to P&L in respect of research and development costs? A company had rupees 20 million of capitalized development expenditure at cost brought forward at Yakam October 2017 in respect of products currently in production, and a new project began on the same date. पता नहीं दो बातों को मिक्स करके क्यों कह रहे हैं। दो बातों को मिक्स करने की कोई तुक बन नहीं रही थी, दो बातें अलग अलग हैं, ऐसे ही लगा हुआ है। अ कंपनी हैड रुपीज 20 मिलियन ऑफ कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एट कॉस्ट ब्रॉट फॉरवर्ड एट यकम अक्टूबर 17। ये यकम अक्टूबर 17 ना हमारे साल का पहला दिन है। इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स करंटली इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये तो कोई एक मुकम्मल प्रोजेक्ट है जिसका ब्रॉड डाउन 20 है। एंड अ न्यू प्रोजेक्ट बिगेन ऑन सेम डेट, एंड अ न्यू प्रोजेक्ट बिगेन ऑन। अब पुराना प्रोजेक्ट 20 मिलियन पे कैपिटलाइज होकर इंटेंजिबल्स में नजर आ रहा है, और नया प्रोजेक्ट जो है वो बिगेन हुआ है सेम डेट के ऊपर। द रिसर्च स्टेज ऑफ न्यू, अब ये बातें तो येलो वाले की हो रही है, न्यू की हो रही हैं। ग्रीन की कोई बात आई तो मैं ग्रीन से हाईलाइट कर दूंगा, तो दो चीजों को ऐसे ही बीच में मिक्स कर दिया। द रिसर्च स्टेज ऑफ न्यू प्रोजेक्ट लास्टेड अंटिल 31 दिसंबर 17। ये इसने न्यू प्रोजेक्ट बिगेन ऑन सेम डेट लिखा था। सेम डेट का मतलब है साल का पहला दिन ना, यकम अक्टूबर 17। तो बताएं यकम अक्टूबर 17 को प्रोजेक्ट क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। न्यू की बात कर रहा हूं। द रिसर्च लास्टेड अंटिल 31 दिसंबर 17 का मतलब बताएं। द रिसर्च लास्टेड अंटिल 31 दिसंबर, 31 दिसंबर 17 को रिसर्च कंप्लीट हो गई, डेवलपमेंट शुरू हो गई। एंड इनकर्ड रुपीज 1.4 मिलियन ऑफ कॉस्ट। ये कौन सी है कॉस्ट? द रिसर्च स्टेज इनकर्ड रुपीज 1.4 मिलियन ऑफ कॉस्ट। एक तो ये P&L में चली जाएगी। फ्रॉम दैट डेट, यानी यकम जनवरी 18, फ्रॉम दैट डेट द प्रोजेक्ट इनकर्ड डेवलपमेंट कॉस्ट ऑफ 8 लाख पर मंथ। अब कब तक हुई ये भी बता देगा, सबर कर जाए थोड़ा सा। उस डेट से ऑनवर्ड्स क्या चल रही है, डेवलपमेंट। ऑन यकम अप्रैल डायरेक्टर बिकेम कॉन्फिडेंट, ऑन यकम अप्रैल डायरेक्टर बिकेम, इसका मतलब है बिफोर दिस डेट डायरेक्टर्स वर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट प्रोजेक्ट, के प्रोजेक्ट हमारा साथ भी दे सकेगा या नहीं। On Yakam April, director became confident that project would be successful and yield a profit well in excess of cost. Cost से भी अच्छे पैसे दे देगा। The project was still in development at 30 सितंबर 2018। 30 सितंबर 2018 को डेवलपमेंट स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस है और मेरा ईयर एंड आ गया है। चलें जी, बता दें कौन कौन से खर्चे को कहां कहां डालूं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ है और रिसर्च कंप्लीट हो गई है। अक्टूबर से दिसंबर एक्सपेंस, जनवरी, फरवरी, मार्च तक डायरेक्टर कॉन्फिडेंट नहीं थे, बुरी वाली डेवलपमेंट एक्सपेंस में जाएगी। और अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर डायरेक्टर कॉन्फिडेंट थे और काम चलता रहा। ये कौन सी वाली डेवलपमेंट है, अच्छी वाली डेवलपमेंट है, तो ये क्या होगी, कैपिटलाइज होगी।
ये कैपिटलाइज होगा। और मजे की बात यह है कि इस फेज का उसने टोटल खर्चा दिया और इधर से इधर उसने पर मंथ खर्चा दिया। बस ये नोट करने की जरूरत नहीं, साथ साथ आप पढ़ रहे थे, ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, ये सारी बात ना चलती रही हमारी न्यू प्रोजेक्ट के बारे में। अब इसको एकदम ख्याल आया वो पुरानी बात, कैपिटलाइज, क्योंकि ये वाला तो अमोर्टाइज हो नहीं सकता, इस वजह से ये अमोर्टाइज नहीं हो सकता कि ये अंडर प्रोग्रेस है। कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट, कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट, ये वाली कैपिटलाइज्ड डेवलपमेंट is amortized at 20% using the straight line method। तो ऐसे ही बीच में फ्राई किए हैं दो चीजें, तो दो प्रोजेक्ट को मिक्स करने की कोशिश की। अच्छा, अब मुझे बता दें आप कि रिसर्च का खर्चा कितना है। अब आप सवाल देख के बताएं रिसर्च कितनी है। 1.4 मिलियन। अच्छा, डेवलपमेंट आपने मुझे बतानी है बुरी वाली, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने। कैलकुलेटर पकड़े बगैर बताएं, 3 महीने 8 लाख ज़रब 3, 8 3 बार 24 लाख। और भाईजान एसेट मुझे मत बनवाएं कि वर्क इन प्रोग्रेस है। मुझे पता है कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर वर्क इन प्रोग्रेस आएगा, उसको छोड़े पड़े, मेरे से तो P&L मांगा है। और इसको अमोर्टाइज भी नहीं करना क्योंकि अभी तक क्या है, वर्क इन प्रोग्रेस है। तो एक और अमोर्टाइजेशन किसी और प्रोजेक्ट की है, वो बता दें कितनी निकालनी है। 20% निकालनी है। उसकी कॉस्ट कितनी है? ये तो पिछले साल कोई पिछले साल कोई कैपिटलाइज हो गया है, उसकी निकालनी है। तो इसकी अमोर्टाइजेशन निकालेंगे। कितना? 20 मिलियन इंटू 20%, कितना आ गया? 4 मिलियन या 4 लाख? 4 मिलियन जी। टोटल 4 5 6 7 7 पॉइंट, बाकी भी खर्चा हुआ है लेकिन वो तो कैपिटलाइज होगी ना, डेवलपमेंट अंडर प्रोग्रेस। ये टोटल जाएगा जी खर्चे में। नोट अगर करना है तो 5-10 सेकंड में दिया करूंगा, ज़्यादा नहीं। सोल्यूशन में सारा हुआ हुआ, भी समझने पे फोकस करें। अच्छा जी, ड्यूरिंग द ईयर टू 31 दिसंबर 2018 फैज लिमिटेड इनका 2 लाख ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। ड्यूरिंग द ईयर टू 31 दिसंबर 18 फैज लिमिटेड इनका 2 लाख फॉर डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, ये डेवलपमेंट है। इन एडिशन FL स्पेंड 60,000 ऑन 1 जनवरी 18 on machinery specifically used to help the development the new product and 40,000 on building the brand identity. Commercial production is expected during अगला साल। सवाल की रिक्वायरमेंट पढ़ लें। What value should be included in intangible in respect of above in the balance sheet as at 31 दिसंबर 18। बैलेंस शीट बनानी है जी 31 दिसंबर 18 की। ड्यूरिंग 18 का साल फैज इनका 2 लाख ऑफ डेवलपमेंट कॉस्ट फॉर अ न्यू प्रोडक्ट। कुछ नहीं लिखा हुआ, इस डेवलपमेंट को क्या कर दें, कैपिटलाइज। FL स्पेंड 60,000 ऑन 1 जनवरी 18, साल का पहला दिन। FL स्पेंड 60। अच्छा, ये ना अब डेवलपमेंट इसने बताया नहीं कितना अरसा चली, कब चली, कैसे चली, तो कोई नहीं, बस सारी अच्छी डेवलपमेंट है, कैपिटलाइज कर दी हमने। अच्छा, इन एडिशन FL स्पेंड 60,000 ऑन 1 जनवरी 18 ऑन मशीनरी स्पेसिफिकली यूज टू डेवलप द न्यू प्रोडक्ट। भाईजान, इस मशीनरी की कॉस्ट को इंटेंजिबल में डालें या मशीनरी की 1 साल की डेप्रिसिएशन को? कमर्शियल प्रोडक्शन तो अगले साल शुरू होनी है, इसका मतलब है डेवलपमेंट शायद प्रोग्रेस टाइप चल रही है। कमर्शियल प्रोडक्शन कब शुरू होनी है? अगले साल शुरू होनी है।
तो मुझे बता दें किस अमाउंट मशीनरी को पूरी, लैब इक्विपमेंट वाला सवाल याद है पास पेपर का क्वेश्चन में, लैब इक्विपमेंट की डेप्रिसिएशन को डाला था, तो अब मशीनरी की डेप्रिसिएशन को इंटेंजिबल की कॉस्ट में डालें, पूरा डालें या 4 से डिवाइड करके? 4 से डिवाइड करके। मैं मंथ से इसलिए मल्टीप्लाई नहीं करा कि सवाल ने बताया ही नहीं हुआ डेवलपमेंट कितना अर्सा चली है, सारा साल चली है, पर पहली ग्रीन वाली लाइन पढ़ लें, कोई पता नहीं चल रहा डेवलपमेंट कितना अर्सा चली, सारा साल चली होगी। तो इन एडिशन एफएल स्पेंट ऑन जकम जनवरी ऑन मशीनरी स्पेसिफिकली टू डेवलप, इसका मतलब है जकम जनवरी को डेवलपमेंट की जरूरत पड़ गई होगी। मशीन की कॉस्ट पकड़ें 60,000 लाइफ, तो 1 साल इसने हमारे साल डेवलपमेंट में साथ दिया, जैसे बात की थी जनरेटर कैंटीन बनाने में इस्तेमाल हो रहा है, कितना आ गया 15,000, ये कैपिटलाइज होगा एक्सपेंस आउट, ये भी कैपिटलाइज हो गया, ये भी कैपिटलाइज हो गया। अच्छा, पूरी मशीन की कॉस्ट डाल दी इसमें या मशीन की डेप्रिसिएशन? मशीन की डेप्रिसिएशन। यार ये 40,000 ब्रांड बिल्डिंग के ऊपर खर्च हुआ है, ब्रांड नाम बन जाए हमारा, ये तो एडवर्टाइजमेंट या इंटरनली जनरेटेड ब्रांड टाइप कोई चीज़ है, इसको कैपिटलाइज करेंगे एक्सपेंस आउट, तो 40,000 के साथ लिख लिया हमने एक्सपेंस आउट। तो टोटल बताएं आप बैलेंस शीट में इंटेंजिबल कितने पे नजर आएगा? 2 लाख। इसको डेप्रिशिएट या इसको अमोर्टाइज क्यों नहीं करना इंटेंजिबल को? अगले साल कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू होनी है। ओके 15, बस अब मेन चीज निकल गई है, थ्योरी के रह गए सर। अब जल्दी जल्दी हो जाएगा। हाली लिमिटेड इज डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड एक्सपेक्ट्स टू एबल टू कैपिटलाइज द कॉस्ट। तो सोच रही है मैं कॉस्ट इसकी कैपिटलाइज करूंगी न्यू प्रोडक्ट की। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड प्रेक्लूड कैपिटलाइजेशन? प्रेक्लूड का क्या मतलब है? रोक देगा, रुकावट डालेगा। कौन सी चीज कॉस्ट को कैपिटलाइज होने से रोक देगी? कौन सी चीज कॉस्ट को कैपिटलाइज होने से रोक देगी? यार एक डेवलपमेंट है प्रोडक्ट की जो भी मुकम्मल नहीं हुई, चल रही है, तो अगर चल रही है डेवलपमेंट तो फिर कैपिटलाइज करना छोड़ ही दे। ओह यार क्यों कैपिटलाइज करना छोड़ दें चीजें? कहते एक चीज की डेवलपमेंट अभी चल रही है तो मैं सोच रहा हूं कि अब कैपिटलाइज करना रोक दूं, ये कोई रीजन नहीं है, ये कोई विच वुड रोक कैपिटलाइजेशन, एटलीस्ट पॉइंट ए की वजह से कैपिटलाइजेशन नहीं रोक देते। अगर डेवलपमेंट चल रही है तो साइंसदानों की तनख्वाहें कैपिटलाइज करना रोक देते हैं, ये तो वजह नहीं है रोक देने की, इसको टिक ना करें। कहते हैं पेटेंट अभी तक मैंने अपने नाम रजिस्टर, प्रोडक्ट एक ही है, किसी एक प्रोडक्ट इज डेवलपिंग आ प्रोडक्ट, कोई एक प्रोडक्ट बना रहा है, कहते हैं इसका पेटेंट अभी तक मैंने अपने नाम नहीं लगवाया, तो मेरा दिल चाह रहा है पेटेंट तो भी अपने नाम लगा नहीं, तो जो भी खर्चा आ रहा है इस डेवलपमेंट पे मेरा दिल चाह रहा है मैं इसको बस रोक ही दूं कैपिटलाइज करना। नहीं 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 नहीं, आप डेवलपमेंट मुकम्मल होने दो, फिर जाके आप पेटेंट अपने नाम भी करवा लेना। इसका मतलब ये तो नहीं कि पेटेंट दरमियान में ही अपने नाम लगवाने, पेटेंट चीज को पूरी होने दो बाद में लगवा लेना। तो सवाल अब सुनिएगा, क्या अगर पेटेंट अपने नाम नहीं लगवाया तो साइंसदानों की तनख्वाहें कैपिटलाइज करना बंद कर दें या फिलहाल करते रहें? बंद करने की अभी भी जरूरत नहीं। कहते हैं यार मुझे कोई सेल कॉन्ट्रैक्ट ही अभी तक मैं साइन नहीं कर सका इस प्रोडक्ट के। ओ भाई बनने तो दे प्रोडक्ट, सेल कॉन्ट्रैक्ट भी साइन हो जाएंगे, तो क्यों टेंशन ले रहे हैं? सेल कॉन्ट्रैक्ट तो बाद की बात है, पहले चीज को लॉन्च तो करो। तो सेल कॉन्ट्रैक्ट अभी तक मुझे नहीं पकड़ पा रहा तो इसलिए मैं डेवलपमेंट रोक दूं? ना ना ना, हाँ इंपेयरमेंट टेस्ट से आपने गुजार लो, क्योंकि मसला आ रहा है आपको कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे, वो अलग बात है, लेकिन अगर खर्चे हो रहे हैं तो उनको कैपिटलाइज करते रहो। अच्छा, it has not been possible to reliably allocate the cost to develop the product। कहते हैं मुझे कॉस्ट पता नहीं चल रही, मुझे चीजों के कॉस्ट पता नहीं चल रही कि कितना खर्चा किधर हो रहा है, कैसे हो रहा है, अब मैं कैसे कॉस्ट कैपिटलाइज करूं? अब आप कर भी नहीं सकते, अब तो कर भी नहीं सकते। तो आप बता दें क्या कॉस्ट को कैपिटलाइज करना जारी रखें या पता ही नहीं चल रही किनको कैपिटलाइज करना है? पता ही नहीं चल रही। आप कॉस्ट को कैपिटलाइज करते रहें जो पता ही नहीं चल रही, फिर क्या करें? रोक दें कैपिटलाइज करना, क्योंकि कैपिटलाइज कुछ कर ही नहीं सकते। ये एक अजीब सा सवाल था, अजीब सी ऐसे रिक्वायरमेंट थी फजूल से। ओके आगे आसान है यार। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर इंटेंजिबल इज ट्रू? ये बड़ा मजे का सवाल होता है इस तरह का, इसमें ना स्टैंडर्ड का मेन कॉन्सेप्ट आपके टेस्ट होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रिगार्डिंग इंटेंजिबल इज ट्रू?
ऑल इंटेंजिबल मस्ट बी कैरिड एट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट, यानी कॉस्ट पे रखो, उनको अमोर्टाइज करो, फिर बाद में इंपेयर करो भाईजन, एंड कैन नॉट बी रीवैल्यूड। ये गलत बात है, गलत बात है। रीवैल्यू भी तो किए जाते हैं जिनके एक्टिव मार्केट, ये ट्रू नहीं है। The development of a new process is not expected to increase sale revenue, may still be recorded as intangible. भाईजान फ्यूचर बेनिफिट दो तरह आते हैं, या सेल बढ़ के या कॉस्ट रिड्यूस करके। तो हो सकता है फ्यूचर में सेल इंक्रीज इसने ना करनी हो, लिखें कॉस्ट रिड्यूस करने में हेल्प कर सकता है, ऐसा है। फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट की कितनी टाइप्स बताई थी? दो, या तो कॉस्ट कम कर दे फ्यूचर में, या कॉस्ट कम करने की मिसाल मैंने एक दी थी, पता नहीं कोई बंदा है, हमने उसको निकाल दिया नौकरी से और मशीन रख दी थंब इंप्रेशन लगाने के लिए। तो डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोसेस इज ये नॉट एक्सपेक्टेड, सॉरी, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोसेस विच इज नॉट एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज सेल रेवेन्यू मे स्टिल बी रिकॉर्डेड एज एन इंटेंजिबल। क्या ये बात सही है या गलत है? ये सही है, मे स्टिल बी रिकॉर्डेड एज इंटेंजिबल बिकॉज इट मे रिड्यूस आवर कॉस्ट। क्या नहीं, अब ट्रू फॉल्स उसने पूछा तो उसे पूरी बात करनी चाहिए थी, अधूरी बात तो नहीं करनी चाहिए थी ना। पॉइंट सी, एक्सपेंडिचर ऑन अ प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू इंजन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल एसेट बिकॉज द प्रोटोटाइप हैज फिजिकल सब्सटेंस। अच्छा, पहले तो मुझे ये बताएं, प्रोटोटाइप आपने रिसर्च की एग्जांपल्स में पढ़ा था डेवलपमेंट की, ये किसी को याद आ रहा हो? रिसर्च की एग्जांपल्स में पढ़ा था डेवलपमेंट की, देख लेते हैं। पेज 7। अब तो किताबें आ गई होंगी ऑनलाइन वालों के पास, कुछ अरसे में आ जाएंगी तो फिर वो, हाँ जी, पेज 8। कौन सा पॉइंट है? द डिजाइन ऑफ अ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप। प्रोटोटाइप मैंने कहा था छोटे छोटे मॉडल आप बना के चीजों के देख रहे होते हैं। अच्छा, कह रहे ये जो छोटे छोटे मॉडल चीजों के बन रहे होते हैं ना, इनको कहते हैं मैं हाथ लगा सकता हूं। और मजे की बात सुने, पायलट प्लांट को भी हाथ लगा सकते हैं। पायलट प्लांट इतने बड़े कमरे जितना नहीं होता, वो छोटा सा होता है। पायलट प्लांट को भी कहते हैं इन चीजों को ना मैं हाथ लगा सकता हूं। तो मेरा दिल चाह रहा है कि इनको डेवलपमेंट में ना डालूं। डेवलपमेंट में डाल के आपको पता है इंटेंजिबल में बैलेंस शीट में नजर आती हैं जो चीजें, पहले दिन से यही पढ़े ना, अच्छी वाली डेवलपमेंट, यही तो होती है अच्छी वाली डेवलपमेंट। और क्या होती है अच्छी वाली डेवलपमेंट? यही तो होती है सारी अच्छी वाली डेवलपमेंट। तो अच्छी वाली डेवलपमेंट कहां चली जाती है? इंटेंजिबल में, टेंजिबल में नहीं जाती। कहते हैं मेरा दिल, मिसाल दे रहा हूं, मेरा दिल चाह रहा है प्रोटोटाइप को, पायलट प्लांट को टच कर सकते हैं तो शायद ये टेंजिबल है। कैसी बात है? दे विल स्टिल रिमेन एज इंटेंजिबल, क्योंकि एक प्रोसेस में सिर्फ हमें हेल्प कर रहे हैं, बाद में हमने इनको फेंक देना है। कोई टेंजिबल के तौर पे कई साल अपने पास नहीं रखना कि टेंजिबल बना के 10 साल पे डेप्रिशिएट करो इनको। ये तो हमने इनको इस्तेमाल करके फेंक देना है, ये किसी काम के नहीं है हमारे। प्रोटोटाइप, सैंपल, मॉडल बनाए जाते हैं और बना के फारग कर दिए जाते हैं। अब जरा पढ़ें क्या पूछ रहे हैं वो। एक्सपेंडिचर ऑन प्रोटोटाइप ऑफ एन इंजन। अच्छा, इसको जरा मैं कैन करके पढ़ने लगा हूं। कैन बी क्लासिफाइड एज एन इंटेंजिबल। इतना सा जरा पढ़ के बता दें, क्या मैं सही कह रहा हूं या गलत कह रहा हूं? एक्सपेंडिचर ऑन प्रोटोटाइप ऑफ न्यू इंजन कैन बी क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल। ये बात मेरी सही है? अब ये मेरी बात समझ आ गई, इतनी सी बात ट्रू है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं एक्सपेंडिचर ऑन प्रोटोटाइप इंजन कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज इंटेंजिबल। आगे लॉजिक सुने, लॉजिक सुने। क्योंकि कहते हैं इसका फिजिकल सब्सटेंस है तो ये तो इंटेंजिबल नहीं हो सकता। ये बात इसकी सही है या गलत है? कैन नॉट लिखा हुआ ना, हालांकि इट कैन बी। अच्छा, ट्रू फिक्रा पता है क्या बनेगा? ट्रू फिक्रा अगर आपको बनवा दूं, ये तो फॉल्स है ना। ट्रू फिक्रा आप पढ़ेंगे ना, आप आश्चर्य कर उठेंगे। ट्रू फिक्रा क्या बनेगा? ट्रू फिक्रा ये बनेगा, नहीं, मुझे जरा पूरा फिक्रा बनाने दें, आप पढ़ें, अब बड़ा मजा आएगा पढ़ने का। एक्सपेंडिचर ऑन प्रोटोटाइप ऑफ अ न्यू इंजन कैन बी कैपिटलाइज्ड एज even if the prototype has a
अब मजा आया पढ़ने का? इवन इफ द प्रोटोटाइप हैज अ फिजिकल, चाहे फिजिकल सब्सटेंस है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट विल बी क्लासिफाइड एज बोले इंटेंजिबल। पॉइंट ए कहते हैं सारे इंटेंजिबल्स को ना कॉस्ट पे रखो और उनको कभी भी रिवैल्यू ना करो। ये तो बात गलत है ना, जिनकी एक्टिव मार्केट है उनको रिवैल्यू कर सकते हैं। ऑप्शन बी टिक कर लें। अच्छा जी, IS 38 gives examples of activities that would be regarded as research। तो रिसर्च की खोल लेते हैं एग्जांपल्स। IS 38 give examples of activities that would be regarded as research। IS 38 कहते हैं कुछ एग्जांपल्स देता है that would be regarded as research। पैरा 56 and therefore not eligible for recording as intangible। ठीक है, बिल्कुल सही बात है। Which one of the following would be an example of research? रिसर्च की कौन सी एग्जाम्पल है? डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस। डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ चूजन ऑल्टरनेटिव ऑफ प्रोडक्ट्स और सर्विसेज। ये अगर आप देखें, ये ऑप्शन जो है वो कहां पे आ रहा है? डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन of chosen alternative products और ये तो डेवलपमेंट से टिक हो रहा है और वो क्या कह रहा था? रिसर्च। तो क्या विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी रिगार्डेड एज रिसर्च? इसको मैं रिसर्च मानूं या ये डेवलपमेंट है? अगला पढ़ें। डिजाइन ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स एंड मॉडल्स। ये मैंने पैरा 59 खोला हुआ है डेवलपमेंट का। डिजाइन ऑफ प्री प्रोडक्शन प्रोटोटाइप्स एंड, इज इट एन एग्जांपल ऑफ डेवलपमेंट और रिसर्च? डेवलपमेंट। डिजाइन ऑफ पॉसिबल न्यू और इंप्रूव्ड प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑल्टरनेटिव। डिजाइन ऑफ पॉसिबल, अच्छा इसकी तरफ मैं जरा बाद में आता हूं, आखिरी पढ़ लें। डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट। डिजाइन कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ अ पायलट प्लांट, तो ये क्या है? डेवलपमेंट। अच्छा ये जरा देखें, डिजाइन ऑफ पॉसिबल न्यू और इंप्रूव प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑल्टरनेटिव्स। इसको ना आप लोगों ने ये नहीं समझना, का फोकस करना है इसको, यानी डिजाइन ऑफ पॉसिबल न्यू और इंप्रूव प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑल्टरनेटिव्स। एक लफ्ज इसके अंदर लिखा हुआ है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। डिजाइन of possible new or improved product, design of possible new or improved product or process alternative, new product और process alternatives, इस किस्म का कुछ लफ्ज है। लेकिन एक बात मजे की सुने, पिछले सफे पे आए। डिजाइन ऑफ पॉसिबल और इंप्रूव प्रोडक्ट और प्रोसेस ऑल्टरनेटिव्स। एक लफ्ज यहां पे लिखा हुआ है जो आप जरा फोकस करें, वो क्या है? ऑल्टरनेटिव्स, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स। इधर देखें, इधर लफ्ज लिखा हुआ है पॉसिबल ऑल्टरनेटिव, ये मैंने आपको क्लास में भी बताया था, और इधर लफ्ज लिखा हुआ है चूजन ऑल्टरनेटिव। तो डेट वाज अ बिट ट्रिकी, थोड़ा सा ये फर्क है दोनों में, क्लास में भी इसलिए फोकस करवाया था। और देख लेना, पॉसिबल ऑल्टरनेटिव होते हैं शायद ये, शायद ये, शायद ये, और चूजन ऑल्टरनेटिव होते हैं एग्जैक्टली ये। तो ज्यादा डेवलपमेंट के करीब चूजन ऑल्टरनेटिव का लफ्ज जा रहा है, ना कि पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। आगे चलें जी, ये नहीं अभी आप कर सकते, ये कंसोलिडेशन के बाद, हाँ इसका सी टिक करना था, ये कंसोलिडेशन के बाद अभी समझ नहीं आएगा। 11 कर लिया हुआ है, 10। यार ये जो हमारा की स्टाफ होता है, जिससे कॉलेज में टीचर्स हैं, विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर द रीजंस व्हाई टीचर्स कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड एन इंटेंजिबल?
कॉलेज की बैलेंस शीट में टीचर्स इंटेंजिबल क्यों नहीं आ सकते, जरा सोच के बता दें, कोई 2 वजूहात कहता है, बताएं इनमें से। कॉलेज की बैलेंस शीट में टीचर क्यों नहीं आ सकते, वजह बता दें। कोई क्रिकेट लीग है, उसने किसी प्लेयर के साथ मुआहिदा कर लिया, वो फिर भी प्लेयर क्रिकेट लीग वालों की बैलेंस शीट में नजर नहीं आ सकता, इसकी वजह बताएं। ऑप्शन बताएं, नंबर बी एंड बी और सी बता रहे हैं लोग, चलें पढ़ लेते हैं। दे डू नॉट प्रोवाइड बेनिफिट, नहीं, दे प्रोवाइड बेनिफिट तो देते हैं। दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एंटिटी, ये बात तो ठीक है, ये वजह है कि कैन नॉट बी कैपिटलाइज्ड। इनको क्यों नहीं बैलेंस शीट में शो किया जा सकता टीचर्स को? दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड एंड देयर वैल्यू कैन नॉट बी मेजर्ड रिलायबली। दे आर नॉट सेपरेबल फ्रॉम बिजनेस, नहीं, बिजनेस से सेपरेट हो सकते हैं, पूरा बिजनेस तो नहीं बेचना पड़ता, बिजनेस से सेपरेट होकर चले जाएं जहां मर्जी। Which of the following could be classified as development expenditure in the balance sheet according to IAS 38? कौन सी चीजें क्या कह रहे हैं, बोले। Which of the following could be classified as development expenditure? 1,20,000 are spent on developing a prototype and testing a new type of propulsion system. Propulsion system होता है ऐसे ही वो खेतों के लिए और इधर उधर. The project needs further work on it as the system is currently not viable. प्रोजेक्ट कहता है कि प्रोजेक्ट पे भी काम चाहिए, अभी वाइबल नहीं लग रहा. बता दें आपको क्या अंडरस्टैंडिंग आ रही है, अभी वाइबल नहीं लग रहा, तो इसे डेवलपमेंट बैलेंस शीट में शो कर दें या बुरी वाली डेवलपमेंट? बुरी वाली डेवलपमेंट. डायरेक्टर्स नॉट कॉन्फिडेंट, प्रोजेक्ट नॉट वाइबल, इस किस्म के लफ्ज जब आते हैं तो कौन सी वाली डेवलपमेंट चलती है? अंडरलाइन करें, नॉट वाइबल, बुरी डेवलपमेंट. आगे चलें. 50,000 रुपये आपने लोकल यूनिवर्सिटी को दिया है कि वो रिसर्च करके दे दें हमें, एनवायरमेंटल फ्रेंडली कोई चीज़ें रिसर्च करके दे दें हमें. रिसर्च एक्सपेंस में जाएगी, बैलेंस शीट में तो नहीं नजर आएगी. तो लाइनें बड़ी मुश्किलें, बीच में एक दो बात आसान आ जाती है डिसीजन लेने के लिए. 35,000 फॉर डेवलपिंग एन इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल. सुभान अल्लाह, इलेक्ट्रिक गाड़ियां बना रहे हैं, ये बाईसाइकिल बना रहे हैं. 35,000 फॉर डेवलपिंग एन इलेक्ट्रिक बाईसाइकिल. दिस इज नियर कंप्लीशन, माशाल्लाह कंप्लीट होने वाला है. एंड द प्रोडक्ट विल बी लॉन्च सून, और इंशाल्लाह हो सकता है अगले साल तक इलेक्ट्रिक बाइक हम बेचना भी शुरू कर दें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इट इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ बाइजन फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं आने, इट इज एक्सपेक्टेड टू मेक अ एसेट. रिकॉर्ड करने की दो शर्तें हैं, कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली एंड फ्यूचर. जो चीज पहले दिन से ही लॉस मेकिंग है उसे एसेट बनाने की जरूरत नहीं है, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं आने. 65,000 डेवलपिंग अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यू पैकेजिंग फॉर अ न्यू एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब. एनर्जी एफिशिएंट लाइट बल्ब कम एनर्जी यूज करेगा. The packaging is expected to reduce the mass distribution cost by 35,000. इसकी वजह से हमारी कॉस्ट कम हो जाएंगी, रेवेन्यू शायद ना बढ़े, कॉस्ट कम हो जाएंगी हमारी. यस, इट इज डेवलपमेंट, इसको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं, क्योंकि फायदे दो तरह आ सकते हैं, या रेवेन्यू बढ़ के, ये दो तरीके हैं ना रेवेन्यू फायदा आने के, इकोनॉमिक बेनिफिट आने के दो तरीके जल्दी बताएं, या सेल रेवेन्यू बढ़ जाए या कॉस्ट कम हो जाए. ये फारिग करें, ये कंसोलिडेशन के बाद होगा. पॉइंट नंबर 8. अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग शैल बी कैपिटलाइज्ड इनटेंजिबल इन बैलेंस शीट. जल्दी से कर लें. 4 लाख रुपया न्यू प्रोसेस का है विच विल ब्रिंग इन नो रेवेन्यू बट इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंट कॉस्ट सेविंग. ये इंटेंजिबल आएगा? सवाल की रिक्वायरमेंट क्या शैल बी, हाँ इसको टेक करें. 4 लाख डेवलपिंग अ न्यू प्रोडक्ट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट अ कंपेटिटर लॉन्च्ड अ राइवल प्रोडक्ट एंड नाउ द एंटिटी इज हेजिटेंट टू कमिट फर्दर एक्सपेंडिचर टू दिस प्रोसेस. कंपेटिटर आ गया, हमने सोचा इसको बंद करो और खर्चा नहीं करना. बस इंपेयरमेंट से भी क्या गुजारना, आप इसको सीधे ही P&L में डाल दो, बस खर्चे को खत्म करो. अबंडन करना मेरे ख्याल से लफ्ज़ इसके लिए अच्छा होगा, अबंडन करना, फारिग कर दिया प्रोजेक्ट, तो इसको एक्सपेंस में डालें. 4 लाख रुपए स्पेंट ऑन मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट. और भाई मार्केटिंग तो वैसे ही एडवर्टाइजमेंट है, इसको सेल बढ़ाए ना बढ़ाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मार्केटिंग अपने अंदर ही एक्सपेंस है. 4 लाख स्पेंट ऑन डिजाइनिंग अ न्यू कॉर्पोरेट लोगो फॉर द बिजनेस. बताएं जी. यार ये लोगो ब्रांड नेम टाइप की कोई चीज है, और ये लोगो बनाने के लिए कोई एडवर्टाइजमेंट ही करनी पड़ती है, और कोई ऐसी चीज नहीं है. ये लोगो कोई वो नहीं है कि आपने कोई पेटेंट अपने नाम रजिस्टर करवाया, लोगो एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज होता है, तो इसलिए इसको भी कहां डालेंगे? एक्सपेंस में. पॉइंट 6.
हाँ जी, नहीं लोगो कभी भी नहीं, लोगो जो होता है ना, जो जो आपका साइन होता है वो इंटेंजिबल नहीं होता, ब्रांड टाइप चीज होती है। Which two of the following criteria must be met before development expenditure is capitalized? एक्सपेंडिचर कैपिटलाइज करने के लिए which two of the following must be met before development expenditure is capitalized? Technical feasibility, future revenue, intention to complete, there is no need for reliable estimate. बिल्कुल कुछ करने की जरूरत नहीं, सवाल पूछ रहा है कि डेवलपमेंट को कैपिटलाइज कब करते हैं, तो तसल्ली से जाके 6 क्राइटेरिया ढूंढ लेते हैं और मैच करना शुरू करते हैं, चीजें जो एज इट इज मैच होंगी उन्हें टिक करते रहेंगे। टेक्निकल फिजिबिलिटी ऑफ कंप्लीटिंग द इंटेंजिबल, यहां से इसने लफ्ज उठाया। फ्यूचर रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड एक अच्छा लफ्ज है बट यहां लिस्ट में कहीं नहीं है। फ्यूचर रेवेन्यूज एक्सपेक्टेड ये तो एक जनरल चीज है, यहां पे कहीं नहीं लिखा हुआ। आगे इंटेंशन टू कंप्लीट एंड यूज और सेल, ये एज इट इज लिखा हुआ है। और चौथी चीज, देयर इज नो नीड फॉर रिलायबल एस्टीमेट, इट्स एबिलिटी टू मैयर रिलायबली, द एक्सपेंडिचर मैयर करना होता है, ये नहीं कि एक्सपेंडिचर मैयर ही ना हो रहा और कैपिटलाइज करते रहें। तो ऐसे जो एमसीक्यूज आते हैं ना, वो पैरा खोल के फिर एज इट इज वर्ड्स मैच करने होते हैं। तो ये 2 वर्ड्स हमने मैच किए हैं, कौन कौन से, ए और सी। ये जो फ्यूचर में रेवेन्यू आते हैं ना यार, ये एसेट बनाने की शर्त है, कैपिटलाइज करने की शर्त नहीं है। फ्यूचर में रेवेन्यू आए और कॉस्ट कैन बी मेजर्ड रिलायबली। अच्छा ये पॉइंट 4 हो गया था। 4 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कंसर्निंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर आर ट्रू। बस ठीक है, 5-10 मिनट में क्लोज करते हैं। IAS 41 के आज नहीं करेंगे एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसर्निंग द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ R&D आर ट्रू। R&D के बारे में कौन सी बातें ट्रू हैं? Research is original and planned investigation undertaken with the prospect of gaining new knowledge and understanding। यार छोड़े पर इसको, वो देख लेते हैं डेफिनेशंस में, भूली होगी डेफिनेशन। रिसर्च की डेफिनेशन में देख लेते हैं उसी पेज के ऊपर, पेज नंबर 7। रिसर्च इज एन ओरिजिनल एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन अंडरटेकन विद द प्रोस्पेक्ट ऑफ, ये तो ये अब अगली क्लास में ना मैं स्टैंडर्ड आप खोल के दिखा दूंगा। कम से कम आज एमसीक्यू, उसके बाद आपको स्टैंडर्ड की थोड़ी ज़रूरत महसूस हो रही होगी, ये स्टैंडर्ड होने चाहिए थे हमारे पास। तो ये टेक कर लें। डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग। डेवलपमेंट की डेफिनेशन देख लेते हैं, शायद यही हो। डेवलपमेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च फाइंडिंग, ठीक है, इसको भी कैपिटलाइज कर लिया। डेप्रिसिएशन ऑफ अ प्लांट यूज स्पेसिफिकली ऑन डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड एज पार्ट ऑफ डेवलपमेंट। बोले डेप्रिसिएशन ऑफ अ प्लांट कैन बी कैपिटलाइज्ड एज डेवलपमेंट कॉस्ट। क्यों? वो जो लैब इक्विपमेंट वाला सवाल किया था पास पेपर का क्वेश्चन 6, क्लियर। शुड बी मत यार, सॉफ्ट लफ्ज यूज करें, की जा सकती है, हम कहेंगे हाँ की जा सकती है। अब शुड बी, अब बात तो सही कर रहे हो, लेकिन कैन बी कैपिटलाइज, कहते हैं की जा सकती है, हमने कहा हाँ की जा सकती है। Expenditure once treated as expense cannot be reinstated to an asset। सबर कर लें बस 5-10 मिनट। Expenditure once treated as an expense cannot be reinstated as an asset। एक दफा बताया था क्लास में सिर्फ ये मैंने। रिसर्च खर्चे में चली गई, क्या कभी जिंदगी में दोबारा एसेट बना सकते हैं? बुरी वाली डेवलपमेंट खर्चे में चली गई, क्या दोबारा कभी एसेट बना सकते हैं? तो ये बात भी सही है। Expense once treated cannot be recorded as an asset, भी एसेट नहीं बनाया जा सकता। अच्छा जी, स्टार लिमिटेड प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एज एट 31 दिसंबर 2016। प्रोजेक्ट ए 5 लाख हैज बीन स्पेंट ऑन द रिसर्च फेज। एक्सपेंस में जाएगा या कैपिटलाइज होगा? लिख लें साथ एक्सपेंस। आगे चलें। 8 लाख हैड बीन स्पेंट ऑन दिस, कोई नया प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट बी। 8 लाख इज स्पेंट ऑन दिस प्रोजेक्ट इन द प्रीवियस ईयर and 2 lakh in this year. The project was capitalized in previous year। ऊपर देखें सारे, the project was capitalized in previous year। previous year की क्या एंट्री हुई होगी? intangible work in progress debit cash credit, ये हुई होगी। कैसे पता चला? the project was capitalized in,
However, it has been decided to abandon this project at end of year. हमारे साल के एंड पे सोचा इसको अबंडन कर दें. क्या कोई खर्चा बता सकता है कितना आएगा? 2 लाख वालों तोबा करो, 2 लाख वालों तोबा करो. इस साल अबंडन हो रहा है प्रोजेक्ट, तो माना कि इस साल का 2 लाख खर्चे में जाएगा. पुराने 8 लाख को आप पड़ा रहने दें इंटेंजिबल्स में, उसको पड़ा रहने दें, उसको भी आप निकाल दें. इस साल मसला आया ना, तो ये एक ऐसा सिनेरियो है जिसमें पिछले साल कैपिटलाइज कर दिया था, लेकिन अब सोचे प्रोजेक्ट को शॉपर में फेंक के फारग कर दें. अब पिछले साल मैंने पहले पूछा था 8 लाख की क्या एंट्री हुई थी? इंटेंजिबल वर्क इन प्रोग्रेस डेबिट कैश 2 लाख अबंडन हो गया. इस साल तो प्रोजेक्ट अबंडन हो गया. एक्सपेंस डेबिट पिछले वाले 8 लाख का क्या करें? उसकी भी इसी साल एंट्री करें. एक्सपेंस डेबिट इंटेंजिबल, आप बता दें 1 मिलियन जाएगा खर्चे में, तो ये 8 लाख और 2 लाख मिला के 1 मिलियन भी खर्चे में चला गया. डन. प्रोजेक्ट क्या चीज? बोलो बोलो बोलो. हाँ, सेल करना होता सवाल बता देता. दिस प्रोजेक्ट वाज कैपिटलाइज्ड, हाउएवर इट हैज बीन अबंडन्ड. या रिटेन्ड अर्निंग को कम नहीं करते. रिटेन्ड अर्निंग होती है प्रायर ईयर एरर. ये प्रायर ईयर एरर नहीं है. प्रायर ईयर हमारा अबंडन करने का इरादा नहीं था. प्रायर ईयर अबंडन करने का इरादा होता और एसर बना दिया होता, फिर वो रिटेन्ड अर्निंग में जाती है गलती. तो ये इसे एक्सपेंस बनाएंगे. दोबारा सुन लें यार, इसको ना चेंज इन एस्टीमेट कहते हैं. देखें इधर, पिछले साल हमने एंट्री की इंटेंजिबल डेबिट. भाईजान ये गलती नहीं है. गलती तब होती है जब पिछले साल कोई मसला हो चुका हो. अच्छी वाली डेवलपमेंट समझ के इसे कैपिटलाइज किया. अगले साल प्रोजेक्ट अबंडन करेंगे, एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट. अब पिछले वाला बैलेंस शीट में खड़ा हुआ है 8, वो खड़ा रहेगा बैलेंस शीट में अगर उसे फारिग ना किया. अब उसे फारिग करने का तरीका बता दें क्या है. इंटेंजिबल को क्रेडिट कर दें और एक्सपेंस को अब बता दें इस साल के खर्चे में कितना जाएगा. 10. तो 10 इस साल के खर्चे में चला जाएगा. ओके. Project C, 1 million was spent on this project in this year. The project meets the criteria of capitalization. ये कैपिटलाइज होगा. तो फिर ऑप्शन नंबर बी टिक करेंगे. हमारे प्रॉफिट 15 लाख से कम क्यों होंगे? एक ये 5 लाख वाला खर्चा, एक 8 लाख वाला, एक 2 लाख वाला. 10 लाख जमा 5 लाख, 15 लाख से प्रॉफिट कम हो जाएंगे. और इंटेंजिबल्स कितने से बढ़ जाएंगे? 1 मिलियन से. पावर लिमिटेड स्पेंट ₹2 लाख रिसर्च, ऊपर लिख लें एक्सपेंस में चला जाएगा. 2 लाख रिसर्चिंग न्यू क्लीनिंग केमिकल इन द ईयर एंडेड. दे हैव आल्सो स्पेंट 4 लाख ऑन डेवलपमेंट विच विल गो इनटू प्रोडक्शन इनटू नेक्स्ट ईयर. वो तो कोई मसला नहीं, अगले साल कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी, लेकिन डेवलपमेंट का क्राइटेरिया मीट हो रहा है, तो इसे क्या कर देंगे? कैपिटलाइज. तो नीचे से देख लीजिएगा ऑप्शन कौन सी है. आखिरी सवाल कौन सा था? 20. एसेट तो क्वेश्चन नंबर 2 में मेरे भाई बताएं, एसेट किससे रिकॉर्ड होगा? 1 मिलियन से. एसेट किससे रिकॉर्ड होगा? 1 मिलियन से. ये जो एसेट प्रोजेक्ट बी वाला है ना, ये क्रिएट हुआ था और क्रिएट होकर रिवर्स हो गया. इसका बैलेंस किताबों में 0 आएगा. कैरी डाउन 0 हो जाएगा ना इसका. तो क्रिएट हुआ, रिवर्स हुआ. अब समझ आ गई? अच्छा यार, देख लें भाई ने क्या सवाल पूछा था. भाई कह रहे थे ये तीनों ना इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट हैं, ए बी और सी. ये पहली बात जहन में रख लें, ठीक है. 1 बाय 1 दोबारा डिस्कस कर लें. 5 लाख की एंट्री, रिसर्च एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, ये P&L में चला गया. दूसरा 8 लाख रिकॉर्ड किया, 2 लाख इस साल खर्चे में डाला, पुराना 8 लाख भी खर्चे में डाला. इस एंट्री के बाद मुझे कैरिंग अमाउंट बता दें प्रोजेक्ट बी के इंटेंजिबल की. 0, क्योंकि इसका बीडी भी आ रहा है ना. बीडी माइनस डिस्पोजल टाइप समझ लो इज इक्वल टू 0. इसका बैलेंस 0 आ गया, तो ये तो इंटेंजिबल बैलेंस शीट में नजर नहीं आएगा. सिर्फ बच कौन सा गया? सी वाला.
कौन सा सवाल है? 20। अपोलो लिमिटेड कैरीज आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अपोलो लिमिटेड ने रिसर्च और डेवलपमेंट की है इन द ईयर एंडेड 30 जून 2015। इन द सवाल की रिक्वायरमेंट पहले बता दें क्या है? कैरिंग अमाउंट ऑफ डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर एज एट 30 जून 2015। अपोलो लिमिटेड कैरीज आउट रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन द ईयर एंडेड 30 जून 2015। एएल इनका टोटल कॉस्ट इन रिलेशन टू प्रोजेक्ट एम ऑफ in the year ended 30 June 15, AL incurred total cost in relation to project of 750 million, spending the same amount each month up to 30 April 15। year end क्या है मेरा? मैंने कब डेवलपमेंट मुकम्मल कर दी? स्पेंडिंग द सेम अमाउंट अप टू 30 अप्रैल 15। 30 अप्रैल 15 को डेवलपमेंट कंप्लीट, when the project was completed। अच्छा, अजीब सा सवाल है, उल्टा सा। पहले डेवलपमेंट मुकम्मल बता रहा है। द प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द प्रोजेक्ट वेंट ऑन सेल फ्रॉम 31 मई 15। यार ये तो ऐसे ही घुमाने के लिए किया है। फैक्ट्री से जो चीज़ें बनी ना, उनको जो है वो प्रोडक्ट को सेल करना हमने शुरू किया 1 महीने बाद। इस बात को मैंने कहा था इग्नोर करेंगे। जिस दिन डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई उस दिन से आप अमोर्टाइज करना शुरू कर देंगे। तो ये 31 मई की डेट तो ऐसी रेलेवेंट सी है। साइंसदानों को हमने 30 अप्रैल को निकाल दिया है अपने लैब से। द प्रोजेक्ट हैज बीन कंफर्म्ड एज फिजिबल ऑन यकम जनवरी 15। यकम जनवरी प्रोजेक्ट को प्रोजेक्ट कंफर्म हो गया, ये फिजिबल है। मेरे ख्याल से फिर इससे पहले फिजिबल नहीं होगा। The project has been confirmed as feasible on, इससे पहले फिर feasible नहीं होगा ना। And the product produced by project was expected to have a useful life of 5 years. What is the carrying amount of development expenditure? अच्छा, इस सवाल को मैंने इसलिए छुड़वाया हुआ था भाईजान कि स्टार्ट की डेट नहीं बताई हुई। ऐसा ही है ना, स्टार्ट की डेट नहीं बताई हुई, लेकिन कोई ना कोई बेसिस तो होंगे ना आगे कैलकुलेशन के लिए। तो कोई मसला नहीं, जो भी आपको समझ आ रही है बात, वो जम्पशन लेके आप मुझे एसेट की कॉस्ट बाद में निकाल दें, फिर अमोर्टाइजेशन इकट्ठे निकाल लेते हैं। एसेट की कॉस्ट निकाल दें। इसको इसलिए एंड पे रखा हुआ था, प्रोजेक्ट स्टार्ट होने की डेट नहीं बताई हुई। अच्छा जी, किस साल का खर्च, किस साल प्रोजेक्ट हुआ? वो जो आखिरी दिनों में एक मैंने रूल बताया था, किस साल प्रोजेक्ट हुआ? 30 जून 15 में। किस दिन तक प्रोजेक्ट होता रहा? 30 अप्रैल तक। किस दिन प्रोजेक्ट के बारे में हम कंफर्म हो गए कि ये फिजिबल है? इसका मतलब है इससे पहले हो रहा था लेकिन हम फिजिबल समझ। तो भाई इन द ईयर एंडेड फिर साल के शुरू से ही शुरू हो गया होगा ना। अब और क्या कर सकते हैं, और तो कोई चारा नहीं ना हमारे पास, सिवाय इसके कि अज्यूम करें कि प्रोजेक्ट कब शुरू हो गया। बोलें साल के शुरू में। साल की आखिरी तारीख क्या है? तो पहली तारीख बोलें यकम जुलाई 14। अब असल बात यह है कि 7.5 लाख का खर्चा किस से डिवाइड करके किस से मल्टीप्लाई करना है, ये बता दें। मैंने आपको सिंपल सा कहा है R&D लैब कितना अर्सा खुली रही, देख के बता दो। R&D लैब कितना अर्सा खुली रही? स्टार्ट कब हुआ? यकम जुलाई को, और यकम जनवरी को प्रोजेक्ट कंफर्म हो गया कि फिजिबल है, और 30 इससे पहले, इसका मतलब है इससे पहले फिजिबल, और 30 अप्रैल 15 को डेवलपमेंट मुकम्मल हो गई। तो साइंसदानों को लैब से कब फारग कर दिया होगा? 30 अप्रैल को। तो मैंने कहा था डेवलपमेंट मुकम्मल होने की तारीख गौर से देखा करें सवाल में, ताकि पता चले हमारे साल कितने महीने खर्चा हुआ। तो इन द ईयर एंडेड 30 जून 15 एएल इनका टोटल कॉस्ट ऑफ 7.5 लाख। तो अब आप ये तो नहीं कहेंगे 7.5 लाख 12 महीने की कॉस्ट है। 7.5 लाख कितने महीने की कॉस्ट है? 10 महीने की कॉस्ट है। तो 7.5 लाख को कितने महीने से डिवाइड करेंगे? 10 महीने से। और उसके बाद मल्टीप्लाई बता दें 6 महीने से करूं या 4 महीने से? 4 महीने से। तो 7.5 लाख डिवाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 4 महीने, क्या जवाब आ गया? 3 लाख कॉस्ट होगी, और उसको फिर अमोर्टाइज कर दीजिएगा
किस पे? अप्रैल में नहीं करना, मई जून 2 महीने पे अमोर्टाइज कर दीजिएगा। 3 लाख डिवाइड बाय 5 इंटू 2/12। चलें स्टैंडर्ड को अगली क्लास में देखेंगे, ओवर करें।